हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय श्रीवास्तव और मैं आ गया हूँ साइंस का हमारा सबसे पहला चैप्टर लेके, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसके चैप्टर के बारे में बात करने से पहले हम पहले चैप्टर की हेडिंग के बारे में बात कर लें कि इस चैप्टर से हमको सीखने को क्या मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि हम साल भर हो जाता है और हमें चैप्टर के नाम याद नहीं रहते। तो चैप्टर के नाम याद रखना जरूरी है भाई, चैप्टर के नाम में ही तो अब पता चलेगा ना कि हमें क्या है कहानी उसके बारे में, है कि नहीं। तो इसलिए हम याद करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर में। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन और केमिकल की इक्वेशन। ये चैप्टर हमको सिखाता है कि केमिकल्स आपस में कैसे तो रिएक्शन करते हैं और वो केमिकल्स जो रिएक्शन करेंगे उन रिएक्शंस को हम आसान तरीके में लिखने की कोशिश करेंगे, इजी फॉर्म में लिखने का रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो उस आसान फॉर्म को कहा जाता है केमिकल्स की इक्वेशन। तो ये चैप्टर हमको सिखाता है केमिकल का रिएक्शन और उनकी इक्वेशंस के बारे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके जल्दी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। केमिकल रिएक्शन एक बदलाव है in which one or more substance or reactants react to form new substance with entirely different properties। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है ना इसकी एंड वाली, entirely different properties, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। चलिए क्या कहना चाहती है उसके बारे में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक चेंज है, एक बदलाव है, जिस बदलाव के अंदर एक या एक से ज्यादा क्या होंगे? रिएक्टेंट्स होंगे। रिएक्टेंट्स कम वो चाहे एलिमेंट भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट या कंपाउंड क्या होते हैं लास्ट वीडियो में चेक कर लो जल्दी से, फिर आगे पढ़ो, है ना। तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स जब रिएक्टेंट करते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? सब्सटेंस बोल रहे हैं, उनको रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं। रिएक्टेंट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आपस में रिएक्शन करेंगे, इसलिए उनका नाम क्या है? रिएक्टेंट्स। तो एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो वो कुछ बनाते हैं, टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? नए सब्सटेंस बनाते हैं। जिन नए सब्सटेंस की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, आपको सबसे पहले बता दूं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? मान लीजिए मैं यहां पे हूं, यहां खिसक के आ गया, यहां से यहां चले गए खिसक के, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, आपको दिख रहा है कि मैं अपनी पोजीशन को फिजिकली चेंज कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। कोई चीज सॉलिड की थी तो वो लिक्विड में बदल गई, तो व्हाट इज दिस? आपको दिख रहा है ना चेंज, बदलाव होता हुआ, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। पर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें रिएक्शन के पहले कुछ अलग चीज थी हमारे पास और पूरा रिएक्शन होने के बाद जो चीज हमको मिली है उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब केमिकल चेंज एक ऐसा बदलाव होता है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एलिमेंट या कंपाउंड्स की पहले कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और रिएक्शन के बाद कुछ अलग प्रॉपर्टीज के साथ वो रिप्रेजेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया? ये एक बदलाव है जिस बदलाव के अंदर कुछ सब्सटेंस होंगे, कुछ रिएक्टेंट्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करेंगे और नए सब्सटेंस को बनाएंगे, जिस नए सब्सटेंस की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो लेट हमारे एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सबसे पहले कार्बन का रिएक्शन किया आपने, रिएक्शन इन द सेंस को जलाना है आपको। किसके प्रेजेंस में जलती है आग लगती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन जलेगा और वो जो प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबका मतलब बताऊंगा, डाई का मतलब सब कुछ एक एक बार डीपली में आपको समझाने वाला हूं। तो क्या बात समझ में आती है कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो चीजें होती है ये क्या कर रही हैं? रिएक्शन कर रही हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको बच्चों? रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन करेंगे इसलिए रिएक्टेंट्स है। और इन दी एंड में आप किसी फैक्ट्री को देखो जरा, फैक्ट्री क्या करती है? कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करती है ना कुछ बनाने का काम करती है, कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करती है। तो उसी तरीके से बेटा यहां पर देखो, ये मान लीजिए फैक्ट्री है जिसमें कुछ हुआ और उसने एंड में क्या कुछ प्रोडक्ट तैयार किया। तो ये जो चीज है एंड में हमें मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है इसको? प्रोडक्ट्स। तो भाई याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड वाली चीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। और ये जो एरो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली क्या है ना कि
हमेशा डायरेक्शन ऐसा नहीं होता, हम ना ऐसा भी डायरेक्शन बना सकते हैं, ऐसा भी डायरेक्शन बना सकते हैं, ऐसा भी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन की ये दोनों चीजों से ये मिला है, ऐसा डायरेक्शन होता तो इस चीज से ये मिली है, अगर ऐसा डायरेक्शन होता तो ये चीज इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है और ये चीज इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। तो ये एरोज जो हैं ये हमको बताते हैं क्या बच्चों, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब आपने भाई केमिकल रिएक्शन तो बता दिया सर, अब केमिकल इक्वेशन बताइए। तो बेटा देखो हमने क्या था कि इसको बड़ा लंबा सा दिख रहा है, देखो काफी सारा कार्बन लिखना पड़ रहा है, ऑक्सीजन, अगर हम बार बार ऐसे सारे एलिमेंट्स के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उनको रिप्रेजेंट करने में। तो हमने क्या किया, इसका आसान तरीका निकाला, इसका इजी फॉर्म निकाला। तो इजी फॉर्म क्या था कि हम केमिकल रिएक्शन को क्या करें, काय में चेंज कर दें बच्चों, उसको इक्वेशन में चेंज कर दें। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन में हम कैसे चेंज करेंगे। कार्बन को आप क्या बोलते हो, C, ऑक्सीजन को क्या बोलते हो, O2, और इसने जो प्रोडक्ट एंड में मिला है वो क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, जुड़ा है, और जुड़ के उसने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एक कार्बन ने अपने साथ दो ऑक्सीजन को अटैच कर लिया है, तो दो ऑक्सीजन को अटैच किया है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, डाइऑक्साइड। अच्छा, यहां पर जो रिएक्टेंट्स थे उनकी अलग प्रॉपर्टीज थी। एक बार जरा ध्यान से देखो तो कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन सर सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, कठोर होता है, ठोस होता है। तो कार्बन क्या है बच्चों, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। जब ये जल गया तो इसने एंड में जो प्रोड्यूस किया वो क्या प्रोड्यूस किया बच्चों, गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। तो देखो जरा, पहले अलग प्रॉपर्टीज थी, कार्बन हमारा सॉलिड के फॉर्म में था, सॉलिड जैसी प्रॉपर्टीज थी, उसकी अलग प्रॉपर्टीज थी, और रिएक्शन होने के बाद वो एक नई चीज में बदल गया, जिस नई चीज की खुद की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम सिंबल्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो हमें समझ में आ गया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल की इक्वेशंस किसे कहा जाता है। अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को पहचानने की 5 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब नहीं कि तुम मध्य प्रदेश से किसी दूसरी स्टेट चले गए, स्टेट का मतलब है कि भाई वो चीज सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, गैसेस के फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल स्टेट, इसको कहा जाता है स्टेट। तो किसी भी हमारा जो भी केमिकल है उसकी अगर स्टेट में चेंज हो जाए, मान लीजिए पहले वो सॉलिड के फॉर्म में था, कहीं वो लिक्विड के फॉर्म में बदल जाए, सॉलिड के फॉर्म में था गैसेस के फॉर्म में बदल जाए, तो अगर उसकी स्टेट में चेंज आता है तो उसको बोला जाएगा हमने क्या कर लिया है, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है। दूसरा चेंज इन कलर। मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने कुछ केमिकल डाल दी, आपके पास यहाँ पर कुछ केमिकल भरा हुआ था, इसमें आपने कोई दूसरा केमिकल ऐड कर दिया। जैसे ही आपने इसका ऐड किया, जैसे ही आपने कोई केमिकल इसमें ऐड किया, अचानक से इसके कलर में कोई चेंज आ गया, अचानक से इसका जो कलर था उसमें कोई बदलाव आ गया। तो अगर कलर में कोई चेंज आता है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरी चीज चेंज इन टेम्परेचर। तो पहली बात तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। टेम्परेचर हमको दो चीजों के बारे में बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। मतलब या तो कोई चीज ठंडी हो सकती है या तो बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। तो इन दो चीजों के बारे में हमको टेम्परेचर जानकारी देता है। तो अगर हमारी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर पहले जो भी था, हमने जैसे ही नया सब्सटेंस इसमें ऐड किया, या तो हमारी टेस्ट ट्यूब गर्म हो सकती है या तो हमारी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो सकती है। तो अचानक से अगर इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, तो उसको बोला जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, और इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। आपने दो सब्सटेंस को मिलाया, दो सब्सटेंस को आपस में केमिकल रिएक्शन कराया, और केमिकल रिएक्शन के बाद अचानक से इसमें से क्या निकलने लगी, गैसेस निकलने लगी। तो अगर इससे गैसेस निकल रही हैं इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या हो जाएगा, गैसेस जो हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस था, आपने उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया। जैसे ही आपने दो सब्सटेंस को ऐड किया, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, वो जो टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब में अचानक से एक ऐसी चीज आपके सामने आ गई है जो चीज कैसी है, इनसॉल्युबल। क्या कह रहा हूं मैं, इनसॉल्युबल, बिलो एंड अबव द सरफेस।
वो नीचे भी पाई जा सकती है टेस्ट ट्यूब के और ऊपर भी पाई जा सकती है। और ये चीज कैसी है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब है कि ये जो भी लिक्विड है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है डिसॉल्व होना, इनसॉल्युबल का मतलब होता है डिसॉल्व नहीं होना। तो अगर हमने दो सब्सटेंस को मिलाया है और उन दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद हमारे इन दी एंड एक ऐसी चीज हमारे सामने आती है जो कि कैसी हो? इनसॉल्युबल है, तो उसे बोला जाएगा प्रेसिपिटेट। जब भी हमारे केमिकल रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल चीज हमको मिलेगी तो हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और अगर हमें प्रेसिपिटेट मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो 5 तरीकों से हम केमिकल रिएक्शन को पहचानते हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम बात करते हैं कि हम हमारी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ टू मेक अवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम जानेंगे इस टॉपिक में कि हम हमारी केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो पहला जो तरीका है जिसके जरिए हम केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगे उसको बोला जाता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। और दूसरे नंबर में मैं बात करूंगा आपसे रिएक्शन की कंडीशन। और थर्ड नंबर में बात करूंगा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक की। चलिए जानते हैं तीनों के बारे में जल्दी जल्दी। फिजिकल स्टेट, अगर कोई भी केमिकल का रिएक्शन मैं करा रहा हूं, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, इनका जब रिएक्शन कराया तो इसने प्रोड्यूस किया पानी। अच्छा, फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि हम ये जो भी सब्सटेंस है हमारे पास, इनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे कि फिजिकली किस फॉर्म में पाए गए। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाई जाती है? सर गैस के फॉर्म में पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल स्टेट। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है? गैस के फॉर्म में पाई जाती है। जब ये कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया? सर इनने लिक्विड बनाया। इन्हें क्या बनाया? पानी का मॉलिक्यूल बनाया, इन्होंने लिक्विड बनाया है। तो ये क्या कर दिया मैंने उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की हमने क्या कर दी है? फिजिकल स्टेट बता दी है। तो फिजिकल स्टेट, अच्छा ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी हुई है इस बैलेंस नहीं है, तो अभी आने वाले समय में आपको बैलेंस करना सिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट इज बैलेंसिंग। चलिए अभी तो बात करते हैं कि हम कैसे अपनी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। सर फिजिकल स्टेट से हम फिजिकल स्टेट बता के हम हमारी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो आप एस लिखोगे इसका मतलब सॉलिड होगा, एल लिखोगे इसका मतलब लिक्विड होगा, और जी लिख दोगे इसका मतलब गैस होगा। अगर सर आप एक्वस लिख दो, या ये ऊपर वाला एरो बना दो, या ये नीचे वाला एरो बना दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इसके बारे में हमें और बताइए। तो एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, एक्यू का मतलब होता है एक्वस। और एक्वस वर्ड आपने बिल्कुल सुना हुआ है, जैसे कि भाई एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, एक्वा। एक्वा वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है पानी के लिए। तो जैसे कि कोई सब्सटेंस है आपके पास, और अगर आप उस सब्सटेंस में पानी ऐड कर दोगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया। तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया है तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्वस। बहुत सारी जगह पर आपको एक ही वर्ड मिलेगा, तो ज्यादा घबराना नहीं है। एक्वस वर्ड का मतलब होता है लिक्विड के फॉर्म में वो सब्सटेंस पाया गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास नमक था, और उस नमक को अगर मैंने पानी में मिला दिया है, तो अब मैं वो जो नमक था पहले किस फॉर्म में था? सॉलिड के फॉर्म में था, और अगर हमने उस नमक को पानी में मिला दिया तो वो अब लिक्विड के फॉर्म में आ गया, लिक्विड के साथ मिक्स डिसॉल्व के फॉर्म में आ गया। तो उस डिसॉल्व फॉर्म को भी तो हम कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो उस डिसॉल्व फॉर्म को हम बोलते हैं एक्वस। ठीक है, याद रखेंगे। एक्यू का मतलब क्या होता है? एक्वस। और ये जो ऊपर वाला एरो है, ये एरो हमको बताता है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, कि गैसेस निकली हैं, गैसेस का निकलना हुआ है। ऊपर वाला एरो बताएगा एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और नीचे वाला एरो बताता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो एक्यू का मतलब क्या हो गया? एक्वस। ऊपर वाला एरो क्या बता रहा है? गैसेस के बारे में, और नीचे वाला एरो क्या बता रहा है? प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन की कंडीशन। भाई रिएक्शन की कंडीशन जो होती है वो कहां लिखी जाती है? एरो के ऊपर। जो भी मैंने आपको बताया था ना डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उसके ऊपर मिलेगी। तो एक एग्जांपल ले लो जरा। मान लीजिए हमारे पास क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड थी, और हमने इसमें पानी ऐड किया। इसने बनाया ग्लूकोज C6H12O6 और प्रोड्यूस की ऑक्सीजन
ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगेन बता रहा हूँ, बैलेंस कब करूंगा आगे आने वाले समय में मैं इसको बैलेंस करके बताऊंगा आपको, है ना। तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशंस में ही ये प्रोसेस हो पाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना तैयार करते हैं। ये कब होगा, जब हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, सनलाइट। दूसरी चीज, ये जो प्रोसेस होती है किसके अंदर चलती है, क्लोरोफिल के अंदर। तो मैंने क्या किया, केमिकल जो रिएक्शन है उसकी कंडीशन बता दी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो इस कंडीशन में होगा। तो भाई हम जो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन कंडीशन, वो भी समझ गए हैं कि अगर हम एरो के ऊपर कुछ लिख देते हैं तो हम हमारी इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं, और ये जो एरो के ऊपर कुछ लिखी हुई चीज होती है इसको बोला जाता है रिएक्शन की कंडीशन, कि इस कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि आपको कहीं पर 340 ATM मिलेगा, आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है ये 340 ATM, तो इसका मतलब नहीं है 340 ATM में पैसे निकालने हैं आपको। 340 ATM का मतलब है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो भाई केमिकल रिएक्शन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो के ऊपर कुछ लिखते हैं और उसको कहा जाएगा रिएक्शन की कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखो जरा, एंडो का मतलब तो होता है एब्जॉर्ब करना, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। याद रखो, थर्मिक, थर्मल, थर्मोमीटर, थर्मा, थर्मल का मतलब होगा हीट, है ना। आप आगे जाके 11th क्लास में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है डायरेक्शन। तो हीट जब अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो उस चीज को आप पढ़ोगे आगे क्लास में। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, जियो का मतलब अर्थ, थर्मल अर्थ की जो हीट की एनर्जी है वो, है ना, उसको भी हमको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज में, है ना। तो थर्मल का थर्मिक वर्ड यूज किया जाएगा हीट के लिए। तो क्या बात समझ में आती है, एंडोथर्मिक, जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक। एंडो, एब्जॉर्ब। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है अमीबा जो होता है वो क्या करता है, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो जब कोई चीज को खींचा जाता है, अपनी तरफ लिया जाता है, तो उसको बोला जाएगा एंडो। तो यहां पर किस चीज को लिया जा रहा है, हीट को, तो एंडोथर्मिक, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो एंडोथर्मिक। और जब केमिकल रिएक्शन हो जाए और उस केमिकल रिएक्शन के बाद अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको कहा जाएगा एक्सोथर्मिक। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। तो आपके पास कार्बन था, आपने उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और उसने क्या प्रोड्यूस करी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई यहां पर आपने हीट इसको दी है, इसलिए क्या है, एंडोथर्मिक। अच्छा, चूना होता है आपके घर में, उसको पानी में मिलाते हो, चूना। व्हाइट वॉशिंग के लिए, भाई दीवालों में पोतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो चूना पुताई करते हैं, है ना। तो वो जो चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, उस कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिलाते हो तो वो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। चला इधर देखो, CaO, कैल्शियम के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 का नेगेटिव का चार्ज, सेम चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर, फाइनली फॉर्म CaO। H2 सब जानते ही हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, Ca के ऊपर 2 का पॉजिटिव का चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, का लिखो 2 यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 जाएगा, इसके पास बन जाएगा, इसके पास क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये जो 2 था दोनों से मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, तो क्या बन जाएगा, COH का होल ट्वाइस। तो हमारे पास जो मिलता है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ एक और चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं हीट। भाई एक बार का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मम्मी ने क्या किया भाई, उन्होंने बाल्टी में चूना जो होता है उसको रख दिया और उसमें पानी डाल दिया। बाल्टी थोड़ा सुकड़ी ही मिली, टेढ़ी हो गई बेचारी। अब वो टेढ़ी क्यों हुई भाई, वो उसको सुकड़ क्यों गई बेचारी, क्या हो गया ऐसा, क्या उसको बीमारी क्या हुई। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला तो उस पानी की वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट प्रोड्यूस हुई है। क्या हुई है, इन दी एंड में हीट निकली है। ये जो हीट निकलती है, इस हीट की वजह से वो जो बेचारी बाल्टी थी वो पिघल गई। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई है, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक, और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो, इन दी एंड प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी, उसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक। एक और बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं। आप सभी बच्चे अपने शरीर की हवा निकालो, है ना, ऐसा नहीं पूरी हवा निकालो, थोड़ी सी हवा निकालो। तो हवा निकालोगे तो गरम गरम फील हो रहा है हाथ पे। तो गरम फील क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी
एक्सोथर्मिक प्रोसेस करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, भाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब पावर प्रोड्यूस करते हैं, यही की जाए जस्ट अपोजिट प्रोसेस ह्यूमन बॉडी के अंदर जब चलती है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की मदद से टूटता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एनर्जी है वो एक हीट का प्रकार है। हमने बात कर ली है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप केमिकल रिएक्शन को, केमिकल की जो इक्वेशन थी उसको आप मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।